नमस्कार। आप सबका ओबेसिटी मैटर्स के 4th एपिसोड में स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमारे साथ थे दो एमिनेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट्स, हैदराबाद से डॉक्टर हरि कुमार और मुंबई से डॉक्टर शैला शेख, जिन्होंने आपको बताया कि ओबेसिटी में कौन-कौन सी जांचें करवानी पड़ सकती हैं। ओबेसिटी या मोटापे के साथ अन्य बीमारियां जुड़ी हुई हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, खून में कोलेस्टेरॉल का बढ़ जाना, फैटी लिवर, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, फालिज या पैरालिसिस, सांस का फूलना, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, पेशाब को न रोक पाना, बांझपन, कुछ प्रकार के कैंसर, पित्त की थैली में पथरी। ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हमने इसलिए गिनाई कि जब आप अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को ओबेसिटी के लिए दिखाने जाएंगे तो हो सकता है इनमें से कई सारी जांचें करवाने की राय दी जाए। अब हम जितनी भी ये जटिलताएं हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं, हम उनको एक एक करके एपिसोड बाय एपिसोड डिस्कस करेंगे। आज के मॉडरेटर हैं हैदराबाद की मशहूर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर बियाट्रिस एन, और आज का टॉपिक है ओबेसिटी एंड डायबिटीज। हमें बहुत खुशी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भी आजकल ओबेसिटी पे रेगुलरली चर्चा कर रहे हैं। आपको फिर से याद दिलाते हुए कि महीने की पहली तारीख को शाम 6 बजे जरूर लॉग इन करिए ओबेसिटी मैटर्स की जानकारी के लिए। ओवर टू यू डॉक्टर बियाट्रिस एन। नमस्कार। Thank you, ma'am. A very good evening to all and a warm welcome to this episode of Obesity Matters. I am Dr. Beatrice Ann, endocrinologist from Hyderabad, and I will be moderating the discussion today. Let's dive into an important health topic that's affecting millions of Indians: obesity and diabetes. India is often called the diabetes capital of the world, and a major driver behind this is the rising rate of obesity. Obesity isn't just about weight, it's a complex health condition where excess body fat, especially belly fat, leads to serious problems, especially type 2 diabetes. To discuss more on this topic, we have two expert panelists with us today. I welcome Dr. Sujoy Ghosh, Professor of Endocrinology at IPGMER, Kolkata. Sir is a renowned endocrinologist and an excellent teacher who has put India on the global map of endocrinology with his path-breaking research on thyroid diseases. He's also actively involved in the care of type 1 diabetes children at the national level. Welcome, sir. Thank you. I welcome Dr. Chitra Selvan, Professor of Endocrinology at MS Ramaya Medical College, Bengaluru. Dr. Chitra has been a women's health champion and has done meaningful and insightful research on PCOS. She's an excellent teacher and a great orator. Pleasure to have you with us, Dr. Chitra. Thank you, Dr. Beatrice. So without much ado, let us start the discussion on this topic of obesity and diabetes. So, sir, what is the link between obesity and diabetes? Why are we talking about it today? Namaste. First of all, I will thank you, Dr. Beatrice, for having me on this program. हम समझते हैं कि जो हमारे दर्शक है वो चाहते हैं कि हम लोग हिंदी में बातचीत करें। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले जो सवाल आपने पूछे हैं, डायबिटीज और ओबेसिटी के बीच में क्या लिंक है? आप ही ने बताया कि भारत में डायबिटीज कैपिटल बन चुके हैं हम लोग, और मेजर जो कॉज ऑफ डायबिटीज है उसका ड्राइवर है ओबेसिटी। ओबेसिटी और मोटापा जो हम कहते हैं वो सारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसका जड़ है। शरीर का वजन बढ़ने के साथ साथ डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और बहुत सारे बीमारियों के होने का संभावना बढ़ जाता है। शरीर में चर्बी का जो मात्रा होता है ओबेसिटी में या मोटापा में,
खास करके पेट के आसपास जो चर्बी होता है और विसेरा जो हम ऑर्गन्स बोलते हैं, वहां पे जब चर्बी आते हैं तो शरीर में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कुछ इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कुछ डायरेक्ट मेटाबॉलिक प्रॉब्लम आ जाते हैं, जिसके वजह से हमारे शरीर में डायबिटीज का प्रादुर्भाव ज्यादा होता है। अगर आप देखते हैं पिछले 3 या 4 दशक से भारत में बच्चों का या जनरल पॉपुलेशन में मोटापा का वृद्धि हुआ है। जैसे जैसे मोटापा का वृद्धि हुआ है वैसे वैसे डायबिटीज का प्रकोप भारत में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी जो हम कह रहे हैं कि भारत में शायद 13% या 14% डायबिटीज है, समय के साथ साथ जो बच्चे अभी बच्चे हैं वो जब बड़े होंगे उनमें डायबिटीज का प्रादुर्भाव और बढ़ जाएगा। तो अगर हम लोगों को अगर कुछ करना है अभी, तो ये मोटापा बच्चों में खास करके ये हम लोगों को कम करना पड़ेगा। As Sir has mentioned, yes, obesity increases the risk of diseases like hypertension, diabetes, abnormal cholesterol levels. So, Dr. Chitra, how do we know that a person who is obese has developed diabetes? And we get many patients with these so-called borderline blood sugars. So, what are these so-called borderline blood sugars, and do we need to be bothered about it? Yes, thank you, Dr. Beatrice. Yes, ये अगर आपको डायबिटीज़ है या बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ है, ये पता करने के लिए आपको ब्लड टेस्ट करने से पता चल जाएगा। 3 तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं जो हम कर सकते हैं। एक खाली पेट में जो ब्लड शुगर चेक करते हैं, उसमें अगर आपका शुगर 100 से नीचे है तो आपका शुगर नॉर्मल है। अगर वो 126 के ऊपर है तो आपको डायबिटीज़ है। अगर 100 और 125 के बीच में है तो उसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। वैसे ही एक और टेस्ट करते हैं HbA1c करके। ये टेस्ट ये पिछले 3 महीने में आपका शुगर कितना ज़्यादा था ये बताता है। अगर ये वैल्यू 5.7 के नीचे है तो आपके शुगर के वैल्यूज़ नॉर्मल है। अगर ये 6.5 के ऊपर है तो वो डायबिटीज़ के रेंज में है। इन दोनों के बीच में जो वैल्यू है उसको प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। तो ये टेस्ट नापने से हमें प्री डायबिटीज़ आपको है कि नहीं ये पता चलता है। और ये प्री डायबिटीज़ पकड़ना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेज में इसको नॉर्मलाइज करना या नॉर्मल रेंज में लेके आना आसान है, रिलेटिवली आसान है। जब तक शुगर आपका 300 हो जाएगा तो तब उसको 100 तक लेके आने में जितना मेहनत लगती है उससे कम मेहनत लगती है प्री डायबिटीज शुगर को नॉर्मल करने में। तो इसी कारण से हम बोलते हैं कि जिसको भी डायबिटीज होने का रिस्क है, जैसे अभी डॉक्टर सुजय घोष ने बताया कि जिनको चर्बी ज़्यादा है उनको रिस्क है, मगर इंडिया में जो भी रहते हैं हम सब हाई रिस्क वाले ही हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। और हमारे ज़िंदगी सेडेंट्री होता जा रहा है, चलने फिरने की मौका नहीं मिल रहा है, हमारे ज़िंदगी में स्ट्रेस बढ़ रही है, नींद कम पड़ रही है, हमारे घर में किसी ना किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है, या अगर हमको ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल है, अगर हमको PCOS है या प्रेगनेंसी के टाइम में हमारा शुगर बढ़ गया था, ये सारी चीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ की रिस्क फैक्टर्स हैं। अब इन रिस्क फैक्टर्स में एक भी रिस्क फैक्टर हो तो आपको आपका ब्लड शुगर 1 या 2 साल में एक बार चेक कर लेना चाहिए। So Dr. Chitra has now told us about the cutoffs for diabetes and pre-diabetes. She has also told us about the risk factors for developing diabetes. So I think, sir, you would agree that we see a lot of younger people developing obesity and diabetes these days. So why is it that more young people are developing obesity and type 2 diabetes today? Right. Chitra has already covered a bit of that question. देखिए, पहले जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो क्लास में 50 बच्चों के अंदर 1 या 2 बच्चे थे जिसका वजन ज्यादा होता था। We used to tease them. In today's world, you can't do that. It's body shaming. But the kids don't tease anyone because all the kids are fat. So childhood obesity has increased dramatically. छोटे बच्चों में मोटापा का प्रादुर्भाव बहुत ज्यादा है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक क्या है कि सारे पेरेंट्स के 1 और या 2 बच्चे हैं जिनको हम सब लोग खिलाते हैं ज्यादा से ज्यादा खाना, जो भी कैलोरी डेंस होता है। जो खाना हम लेते हैं वो ट्रेडिशनल डाइट नहीं है। बर्गर ले रहे, पिज्जा ले रहे, फैट
फैटी फूड, ऑयली फूड ले रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी कम हो गए। जब हम बच्चे थे, हम स्कूल के बाद घर वापस नहीं आते थे, हम लोग मैदान में जाके खेलते, 2-3 बार डांट पड़ने के बाद ही घर के अंदर वापस आते थे। अभी तो वो चीज खत्म हो गया। खेलने के बात है तो कंप्यूटर गेम्स या मोबाइल पे बच्चे लोग खेल रहे हैं या पढ़ाई में व्यस्त है। सो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गए, खाना का जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गए, मोटापा बढ़ रहा है इसीलिए। और ये मोटापा जितना बढ़ता जाएगा उतना ही डायबिटीज का जो प्रॉब्लम है वो भी बढ़ेगा। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुअर लाइफस्टाइल इन टर्म्स ऑफ डाइट, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस। आजकल के बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड है। Even if we did not do well in our studies, I don't remember my parents spanking me. But right now, all children are worried. The parents are even more worried about the results of the children. They are distressed. So, all of this adds to the risk of obesity and diabetes in children. Sir has stressed about the increasing incidence of childhood obesity and the role of unhealthy diet and lack of exercise. So, one of the reasons why we have the younger generations develop obesity would be stress, as Sir has rightly mentioned. And another important reason would be lack of sleep. So, Dr. Chitra, how does stress and lack of sleep impact obesity and diabetes risk? जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हमारे बॉडी में जो भी स्ट्रेस हार्मोन्स है वो सारे रीसेट होने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो हमारे बॉडी में हार्मोन्स जो है वो सर्केडियन रिदम के हिसाब से सेक्रीट होते हैं। मतलब जब सूरज निकलता है उसके साथ कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और शाम ढलते-ढलते हार्मोन के लेवल भी ढलना चाहिए। मगर अभी क्या हो रहा है कि शाम के टाइम में सबके घर में लाइट जल रहे हैं और स्क्रीन की एक्सपोज़र ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से हमारा हार्मोन सिस्टम कंटिन्यूअसली स्टिम्युलेटेड रहता है लंबे टाइम तक, जिसकी वजह से वो नींद आने में भी मुश्किल है। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलेंगे कि मुझे नींद आती नहीं है 1-2 बजे तक, क्योंकि सारे सोर्सेज ऑफ लाइट इतने प्रोमिनेंटली आपके आंखों के सामने हैं। तो जब ये रीसेट नहीं होते हैं तो सारे हार्मोन्स स्लाइटली एलिवेटेड ही रहते हैं, जिसकी वजह से अगला दिन आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, भूख लगने का चांसेस ज़्यादा रह सकता है, थकान ज़्यादा हो सकता है और एक्सरसाइज करने के लिए या खाने का परहेज़ करने के लिए जितना एनर्जी और बैंडविड्थ चाहिए, वो भी शायद कम पड़ती है जब हम स्लीप डिप्राइव्ड हैं। और स्ट्रेस और खाने के बारे में क्या बताएँ? अभी जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जब हम स्ट्रेस होते हैं तो अल्कोहल लेते हैं या स्ट्रेस होते हैं तो सिगरेट लेते हैं। अभी बोलते हैं कि फूड भी एक तरह की एडिक्टिंग सब्सटेंस ही है, कि जब हम स्ट्रेस के टाइम में हम हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई कैलोरीज खाने के बाद एक सुकून या सूदिंग फीलिंग आता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे फूड को अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए या स्ट्रेस कम करने के लिए यूज़ करते हैं और ये अभी एक डायग्नोस्ड एंटिटी है। तो ये हम भी देखे होंगे खुद के लाइफ में, जब हम स्ट्रेस्ड हैं तो हम आइसक्रीम खाने का मन करता है और खाना बंद करना है ये हम जानते हैं मगर बंद नहीं कर पाते हैं। तो इन दोनों तरह से स्ट्रेस और स्लीप ओबेसिटी की एपिडेमिक को कंट्रीब्यूट कर रहा है। Thank you, Dr. Chitra, for explaining about the circadian rhythm and stress eating, which are contributing to an increased risk of diabetes and obesity. Now, we hear so much about diabetes reversal these days. So, sir, in this context, can losing weight help in preventing or reversing type 2 diabetes? I think we have to be very careful about the terminologies that we use. Rather than saying reversal, I would say remission. मान लीजिए किसी का शुगर थोड़ा ज़्यादा है और ये अभी-अभी हुआ है डायबिटीज़। ये नहीं कि 25 साल से ये डायबिटीज़ है। तो शरीर में अगर हम देखते हैं, जो नॉर्मल टाइप 2 डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं, उसमें एक बड़ा जो फैक्टर है, वो है इंसुलिन रेज़िस्टेंस। मान लीजिए आपका शरीर में 25 सेल है या कोश है और आपका पैनक्रियास 25 यूनिट इंसुलिन बना रहा है, नॉर्मली। तो 1 यूनिट इंसुलिन 1 सेल में जाके काम कर रहा है। अब आपका मोटापा बढ़ गया, आपका सेल नंबर बढ़ गया या वो जो इंसुलिन है वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। तब आपको 25 के जगह में आपको मान लीजिए 50 यूनिट इंसुलिन बनाना पड़ेगा। तो पहले जो पैनक्रियास में हमारा बीटा सेल है, वो ज़्यादा काम करके 50 यूनिट बना लेंगे इंसुलिन
और आपका शुगर्स नॉर्मल रहेगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब ये पैनक्रियास 50 नहीं बना पाएंगे, लेकिन सिर्फ 40 ही बनाएंगे। ये 40 भी एक नॉर्मल इंसान में जितना बनना चाहिए उससे ज़्यादा है। लेकिन ये इस इंसान जिस पे मोटापा है उसके लिए कम पड़ेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण, और शुगर बढ़ के डायबिटीज का जो मैनिफेस्टेशन है वो होगा। इसी स्टेज में अगर आप किसी को कहते हैं कि हम आपको लाइफस्टाइल चेंज करवा के, डाइट एक्सरसाइज मॉडिफाई करवा के आपका वजन हम लोग थोड़ा सा घटाने में हेल्प करेंगे, जब वजन घट जाएगा तब क्या होगा, वो जो 40 यूनिट इंसुलिन था वही काफी होगा उनके लिए शुगर्स को नॉर्मल रखने के लिए। तो जो जिस व्यक्ति को एक ज्यादा वजन होने के कारण शुगर आ गया था, डायबिटीज हो गया था, उसको वजन घटाने के बाद शुगर्स नॉर्मलाइज रह जाएगा एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो पैनक्रियास है वो धीरे धीरे थक जाएगा और 40 नहीं बना पाएंगे। तब क्या होगा, हो सकता है कि सिर्फ 30 ही बनाएंगे, तब जाके फिर से डायबिटीज वापस आ जाएगा। तो ये जो कुछ समय के लिए हम लोग शुगर्स को नॉर्मलाइज कर चुके थे सिर्फ लाइफस्टाइल और वेट कम करके, इसको हम डायबिटीज रिवर्सल कहते हैं। और इसका ये करने से एक चीज बहुत अच्छा होता है कि एक आदमी और एक इंसान का, मान लीजिए लाइफ टाइम रिस्क जो होता है डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन, वो एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, कितने सालों से आपको डायबिटीज है। तो अगर आपको 30 साल की उम्र से डायबिटीज अनकंट्रोल और या शुगर है, कंपेयर टू 50 साल की उम्र में जाके डायबिटीज होके आपका शुगर होता है, तो आपका लाइफ टाइम कॉम्प्लिकेशन भी कम होगा। ये रिवर्सल प्रोसेस में वजन घटने के बाद सिर्फ ब्लड शुगर्स नॉर्मल होते ये नहीं, बाकी के जो मेटाबॉलिक पैरामीटर्स है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, लिवर का कॉम्प्लिकेशन, किडनी का कॉम्प्लिकेशन, हार्ट का कॉम्प्लिकेशन, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस का जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर इसको हम डायबिटीज रिवर्सल के बजाय हम इसको मेटाबॉलिक इम्प्रूवमेंट या मेटाबॉलिक रिवर्सल कहते हैं, तो वी विल प्रोबब्ली बी मेकिंग अ बिगर बेटर स्टेटमेंट। Sir has clearly told us about the link between obesity, insulin resistance, and diabetes, and how losing weight would benefit sugar control. So, Dr. Chitra, can you give our audience some practical tips to maintain a healthy weight and blood sugar levels? ओके, तो वेट कम करना और शुगर को कंट्रोल रखने के लिए हमें ग्रेजुअली हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आना है, और वो चेंजेस 4 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा मेरे हिसाब से नींद। आप पहली कोशिश करेंगे कि आपका नींद एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की पूरी कर ले, तब अगला दिन आपको एनर्जी रहेगा कि आप खाने के बारे में क्या करेंगे इसके लिए प्लान करने के लिए, और एक्सरसाइज क्या करेंगे इसके बारे में सोचने के लिए। अगर स्ट्रेस है तो उसके लिए आपको मदद मांगनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में हैं तो ये दोनों चीज़ जो खाने का परहेज और एक्सरसाइज है इसमें ध्यान पूरी नहीं दे सकते हैं। अगर देंगे तो भी 1 या 2 दिन के लिए ही दे सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपके गाड़ी के 4 व्हील्स में 2 व्हील्स हो गए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है वेट लॉस और डायबिटीज़ के कंट्रोल में खाने का परहेज, और ये खाने का परहेज इस दुनिया में अभी के रीति और रियाज में करना बहुत 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 मुश्किल है। तो इसीलिए आपको नींद और स्ट्रेस दोनों को कम करके एक अच्छे से क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट या आपके डॉक्टर से बात करके आपके खाने में कितना प्रोटीन होना चाहिए, क्या प्रोटीन सोर्सेस है आपके खाने में, कितना फाइबर होना चाहिए, ये इसका जानकारी लेके उसको धीरे धीरे करके एक एक खाने में आप चेंज करके आएंगे। सब कुछ एक ही बार चेंज करेंगे तो उसको सस्टेन करना मुश्किल लग सकती है। तो आप शुरुआत कर सकते हैं आपके डिनर से या ब्रेकफास्ट से, उसको आपको थोड़ा सा आपने मेंटेन करना शुरू कर लिया तो अगला मील ऐड कर सकते हैं। और एक्सरसाइज भी जो भी हम देखते हैं, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जिम में जाके एनरोल करना इतना भी ज़रूरत नहीं है। शुरुआत हम सबको स्टैंडर्ड 1 से ही करना है ग्रेजुएशन के लिए, तो स्टैंडर्ड 1 से कीजिए, 1 या 2 महीने के बाद उसको इंक्रीज करते आइए डिफिकल्टी लेवल। जब सब कुछ एक साथ
बड़ी इंटेंसिटी से करते हैं उसको सस्टेन नहीं कर पा सकते हैं। ये जो भी चेंजेस है वेट लॉस के लिए और डायबिटीज़ में मैनेज के लिए, ये लॉन्ग टर्म गेम है। जैसे हम पैसा बचाते हैं घर बनाने के लिए, 1 महीने में नहीं होगा, 1 साल में नहीं होगा, सालों लगते हैं। तो ये करते 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 शुरुआत में तो लगेगा कि कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, वेट घट ही नहीं रहा है, मगर इसका पूरा असर तब आएगा जब आप इसको 5 साल 10 साल कंटिन्यूसली कर रहे हैं। ये बिल्कुल जैसे फाइनेंस में बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, वैसा ही है। करते रहेंगे और रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, मगर 5-10 साल के बाद आपका पूरा मेटाबॉलिक प्रोफाइल चेंज हो सकती है। Dr. Chitra has beautifully explained about the 4 wheels of weight management and diabetes control: a balanced diet, regular exercise, good sleep, and reduced stress. But let us delve into weight management further and let us ask Sujoy sir, how effective are weight loss medications and bariatric surgery in managing diabetes? Right. डॉक्टर चित्रा ने एक बात कह दिया कि वेट लूज करना उतना आसान नहीं है और इसमें लॉन्ग टर्म के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस ज़्यादा जरूरी है। दवाई या सर्जरी इज ओनली एन एडिशन। और अब तक जो दवाई हम लोगों के देश में बिक रहा है उससे उतना ज़्यादा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो इन द नियर फ्यूचर, मे बी इन द नेक्स्ट 2 weeks और 1 month, हमारे यहाँ भी कुछ कुछ दवाई मिलने लगेंगे जिससे हमारा शरीर का लगभग 15 से 25% तक वेट लॉस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि ये सारे दवाई बहुत एक्सपेंसिव है, ये सारे दवाई का कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, और ये दवाई बंद करने के बाद जो वजन हमने घटाया है वो फिर से वापस आ जाएगा। तो द वेट लॉस with drugs or bariatric surgery will be effective, will be helpful, will be useful only if the other wheels of the car have not come off, as Dr. Chitra has stated. So it looks like that weight loss with drugs is an exciting thing to look forward to in future, but I would temper my enthusiasm at least, because हमारे देश के जो आम जनता है शायद वो ये दवाई खरीद नहीं पाएंगे, इसका प्राइस इतना ज़्यादा रहेगा। बेरियाट्रिक सर्जरी से लगभग 30% तक दवाई कम वेट कम हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जो है, बेरियाट्रिक सर्जरी इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर, उससे बहुत तकलीफ होता है कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है, मैल अब्जॉर्प्शन भी होता है, और कितने लोग कर पाएंगे, इतने बेरियाट्रिक सर्जन भी नहीं है हमारे देश में। तो ये दोनों एडजंक्टिव थेरेपी है या एडिशनल थेरेपी है, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। So as sir has described, there are newer medications which help people to lose weight as well as control sugars, but you need to consult a qualified endocrinologist before you take any of these medicines. An endocrinologist is a doctor who deals with diseases like diabetes, obesity, thyroid disorders, PCOS, and other hormone-related disorders. So if you want to know about the closest endocrinologist in your area, you can log into the official website of the Endocrine Society of India, www.endocrinesocietyindia.org. Your endocrinologist will guide you safely through your weight loss journey. Now, when we look at the different phases of our lives, when we tend to gain weight, an important aspect for women is the time of pregnancy. So, Dr. Chitra, how does weight gain during pregnancy affect the risk of gestational diabetes? नॉर्मल प्रेगनेंसी में अगर बहुत ज़्यादा वेट गेन होगा तो अब आपको प्रेगनेंसी के टाइम में शुगर होने का चांस बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर होने का चांस बढ़ सकती है, और प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस जैसे प्रीमेच्योर बर्थ, ये सारे रिस्क भी बढ़ सकते हैं। नॉर्मल वेट गेन, एक नॉर्मल वेट और जिस औरत को है उनका वेट गेन अराउंड 7 to 11 kgs तक ठीक है, मगर अगर आपका प्रेगनेंसी के पहले ही वेट ज़्यादा है तो तब शायद आपको 7 to 11 kgs का वेट गेन भी ज़्यादा पड़ सकती है। तो तब आपका वेट प्रॉबली 4 to 5 kgs, मतलब 1 महीने में मे बी आधा किलो से ज़्यादा वेट नहीं बढ़ना है आपको। तो ये आपको केयरफुली करना है। आपको प्रेगनेंसी में
खाने को डबल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मे बी सब्जियों को डबल करना ज़रूरी है और मे बी प्रोटीन को इंक्रीज करना ज़रूरी है। तो आप आपके डॉक्टर से मिल के बात करके आपकी डाइट को कैसे अडॉप्ट करना है कि आपका वेट नॉर्मल रहे और बच्चे को भी न्यूट्रिशन अच्छे से मिले और आपका शुगर और बीपी ना बढ़े, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रेगनेंसी के पहले ही आपका शुगर, हीमोग्लोबिन लेवल, ब्लड प्रेशर ये सब चेक कर सकते हैं और आपका वेट नॉर्मल में लेके आपकी आने के बाद प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, उससे बेहतर चीज़ तो कुछ भी नहीं है। Thank you, Dr. Chitra. We'll now take the concluding remarks from both our expert panelists now. Sujoy sir. पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम आप लोगों ने आयोजित किया है। मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, इसको रोकना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हम सब कहते हैं। तो हर किसी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे डॉक्टर चित्रा ने बताया, प्रेगनेंसी से पहले ही माँ का हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। माँ का मोटापा को हम लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा और बच्चे होने के बाद भी चाइल्डहुड ओबेसिटी या बचपन का जो मोटापा है उसको अवॉइड करना पड़ेगा। उसके बाद जिंदगी भर हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना पड़ेगा और समय पर टेस्ट करना पड़ेगा कि किसी को डायबिटीज हो गया है या नहीं, और उस हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट करने का जरूरत है। Thank you, sir. Dr. Chitra, your concluding remarks. ये मोटापा जो है ये पिछले 50 to 80 इयर्स के अंदर ही बढ़ा है। 50 to 80 इयर्स में हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस तो नहीं हुए हैं, चेंजेस हुए हैं हमारे एनवायरनमेंट में। अभी फूड एक इंडस्ट्री हो गया है, तो जब इंडस्ट्री की बात होती है तब प्रॉफिट की बात तो होगी ही। तो जब हम खाने किसी और से ले रहे हैं जो फैक्ट्रीज में बन रहा है, तो तब उसमें एडिटिव्स होते हैं, तब उसमें प्रॉफिट मार्जिन की बातचीत होती है और तब उसमें एडिक्शन की पोटेंशियल भी बढ़ती है। तो फूड इंडस्ट्री हमारे खाने में बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए बहुत सारा फैट, बहुत सारा शुगर और बहुत सारा सॉल्ट के एक फैंटास्टिक मिक्स करके, ब्लिस पॉइंट बोलते हैं इसको। जब वो बोलते हैं कि नो वन कैन ईट जस्ट वन, दे रियली मीन इट, क्योंकि उसमें रिसर्च उतना किया है कि इतने एडिटिव्स डालने में ये खाया ही जाएगा। तो हमें इसको केयरफुली डील करना है, जैसे हम टोबैको से डील करते हैं। टोबैको भी एक इंडस्ट्री है, मगर हम जानते हैं तो हमारी सेहत को नुकसान होती है। तो जब हम फूड इंडस्ट्री की बारे में बात कर रहे हैं और खुद की रिस्क असेस करते हैं, तो हमें केयरफुल बन के हमें और हमारे फैमिली और हमारे बच्चों को इस इंडस्ट्री से बचाने की कोशिश करनी है। Thank you, Dr. Chitra and Dr. Sujoy, for joining us today. So, dear friends, today we have discussed about the link between diabetes and obesity, the rising prevalence of childhood obesity, and our experts have given us some practical tips to combat obesity and diabetes. And the good news is that obesity and diabetes are largely preventable. Small, consistent lifestyle changes like choosing home-cooked, balanced meals, staying active, and managing stress and having good sleep can make a big difference. Let's remember, preventing obesity isn't just about looking good, it's about protecting our health and future. So, thank you everyone for joining us today. Stay tuned as we discuss another interesting topic on obesity next month, that is the 1st of May at 6 p.m.